1976 का साल था। एमवी डर्विशर को समुद्र के अंदर उतारा गया। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि इंसान की ताकत और इंजीनियरिंग का एक अजीम निशान था। ये उस वक्त ब्रिटेन का सबसे बड़ा मर्चेंट शिप था, जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि वो दुनिया के हर तूफान, हर लहर को मात दे सकता है। हर कोई कहता था कि ये जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन तारीख ने कुछ और ही लिखा था। 9 सितंबर 1980 पैसिफिक ओशन में उतरने के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद अपने 44 क्रू मेंबर्स के साथ ये जहाज गायब हो गया। किसी को नहीं पता आखिर क्यों, कैसे, मगर ये मिस्ट्री 20 साल बाद जाकर सॉल्व हुई। उन डूबने वाले 44 मेंबर्स में से एक शख्स के बाप ने 20 साल बाद इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की और बहुत ही हैरत अंगेज राज सामने आए, जिसने उस वक्त इंसानी तारीख को हिलाकर रख दिया। क्या इस राज के पीछे कोई ऐसी गलती छुपी हुई है जिसने समुद्री दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम उस अजीम जहाज की कहानी जानेंगे, जिसका डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों को बचाने वाला एक आखिरी सबक था। यह है कैसे जहाज की कहानी जो टाइटैनिक से 3 गुना बड़ा था और 16 मंजिलों तक ऊंचा था। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। 1970s वो दौर था दोस्तों, जब दुनिया भर में शिप बिल्डिंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी और इसी दौर के अंदर ब्रिटेन ने एक अजीम जहाज बनाया। ये जहाज अपने वक्त का पहला रजिस्टर्ड मर्चेंट शिप था। ये जहाज कोई मामूली कार्गो शिप नहीं बल्कि एक औरी बल्क ऑयल कैरियर था, यानी एक समुद्र की हर लहर और हर मौसम का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी ताकत को देखकर इसके बारे में एक लाइन बहुत मशहूर थी कि ये जहाज डूब नहीं सकता। ये जहाज कनाडा से रवाना हुआ था। इसके ऊपर टोटल 1,57,446 टन लोहा मौजूद था और ये इस तमाम लोहे को जापान एक्सपोर्ट कर रहा था। इस जहाज के अंदर टोटल 42 क्रू मेंबर्स थे और 2 पैसेंजर्स थे, यानी टोटल 44 लोग इस जहाज के अंदर सवार थे। वो 2 पैसेंजर्स कैप्टन और ऑफिसर्स की वाइफ थी, जो कि उनके साथ इस जहाज के अंदर सफर कर रही थी। टोटल क्रू में से ज्यादातर लोग यूके से ताल्लुक रखने वाले थे, जहां जहाज रजिस्टर हुआ था। क्रू और कप्तान दोनों ही बीबी लाइंस जैसी मशहूर कंपनियों के अंदर काम कर चुके थे। वो इस किस्म के बड़े जहाजों और रूट के लिए काफी तजुर्बेकार लोग थे। 9 सितंबर 1980 का दिन था। एमवी डर्बिशर अपने सफर की मंजिल जापान से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर था, मगर पैसिफिक ओशन में उस दिन एक ऐसी कुदरती आफत आन पड़ी जिसने समुद्री तारीख बदल दी। इसका नाम था टाइफून ऑर्चिड। एमवी डर्बिशर समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से यानी तूफान के डेडली सेमी सर्कल में फंस चुका था। हवा की रफ्तार 100 नॉट्स यानी 185 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी और समुद्र में उठने वाली लहरें 20 मीटर यानी 65 फुट तक ऊंची थी, यानी कि समुद्र की लहरें तकरीबन 7 मंजिल की बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। क्रू क्योंकि काफी एक्सपीरियंस था, उन्होंने समझदारी से काम किया और जहाज का तूफान से मुकाबला करने के लिए होव टू कर दिया, यानी कि रफ्तार कम करके जहाज को लहरों से निकालने की कोशिश की। कैप्टन ने आखिरी रेडियो मैसेज भेजा, वी आर होव टू इन अ स्वेयर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, यानी कि हम लोग तूफान में जहाज को रुके हुए हैं। इसके बाद सन्नाटा, कोई मैसेज नहीं, कोई मेडे कॉल नहीं, कोई निशान नहीं। 44 लोग, 42 क्रू मेंबर्स और 2 बीवियां समुद्र में गायब हो गईं। जब काफी अर्सा गुजर गया, जहाज की तरफ से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ और जहाज अपने तय करता वक्त पर जापान भी नहीं पहुंच सका, तो तलाश शुरू कर दी गई, मगर समुद्र ने कोई निशानी नहीं दी। 6 दिन की खोज के बाद जहाज को आखिरकार गुमशुदा करार दे दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस हादसे पर एक इब्तदाई रिपोर्ट जारी की, जिसमें सीधा सीधा नतीजा निकाल दिया गया। इस रिपोर्ट ने सारे मामले को तूफान की नजर करके इस मामले को बंद कर दिया, लेकिन वो खानदान जिन्होंने अपने प्यारों को खोया था, उन्होंने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका दिल इस बात पर राजी ही नहीं हो रहा था कि आखिर उनके प्यारे ऐसे कैसे समुद्र के अंदर गायब हो सकते हैं, वो भी एक ऐसे जहाज के अंदर जिसके बारे में मशहूर था कि ये डूब नहीं सकता। उनका सवाल वही था, इतना नया, इतना मजबूत जहाज बिना किसी बड़ी मुसीबत के कैसे गुम हो गया? उस जहाज के लिए इस तरह के तूफान को हैंडल करना एक आम सी बात थी। 1984 आ गया। परिवारों ने हार नहीं मानी, वो एक साथ आए और उन्होंने एमवी डर्बिशर फैमिलीज एसोसिएशन DFA की बुनियाद रखी। उनके लिए ये सिर्फ इंसाफ की जंग नहीं थी, ये सच्चाई जानने की जंग थी। DFA के चेयरमैन पॉल लैम्बर्ट और दीगर अफराद ने सालों तक लंदन की सड़कों पर, पार्लियामेंट के सामने और हाई कोर्ट में धक्के खाए। उनका मकसद वाज़ेह था, हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारे प्यारों के साथ आखिर क्या हुआ और डूबने की असल वजह क्या थी। वो जानते थे कि अगर वो चुप रहे तो दुनिया भर में और भी नेवी के लोग जहाजों पर ऐसे ही मरते रहेंगे। उन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर इतना प्रेशर डाला कि आखिरकार 1990 के अंदर उनकी बात सुनी गई। उनके अकेले उठाए गए इस कदम की वजह से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और यूनियन ने फंडिंग की और 1994 में एमवी डर्विशर्स की तलाश के लिए एक नया मिशन शुरू किया गया। 14 साल के इंतजार और मेहनत के बाद आखिरकार ये मिशन शुरू हुआ था। मलबे की तलाश का एक नया और निहायत महंगा मिशन शुरू किया गया ITF की जानिब से। तलाश का
ऑपरेशन पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में शुरू किया गया जहां एमवी डर्बिशर का आखिरी मैसेज रिकॉर्ड हुआ था। यह वो जगह थी जहां समुद्र की गहराई 4000 मीटर से भी ज्यादा थी। अंधेरे और सख्त दबाव वाली जगह थी ये। खोज करने वाली टीम ने हाईटेक सोनार और आरओवी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया और जब ये मिशन खत्म होने वाला था तब आखिरी लम्हात में कैमरे ने उस चीज को कैद कर लिया जिसे ढूंढने में 14 साल लगे थे। एमवी डर्बिशर का मलबा आखिरकार मिल चुका था। मलबा एक छोटे से इलाके में नहीं बिखरा हुआ था। जहाज के बड़े हिस्से दो मेन टुकड़ों में थे। एक फॉरवर्ड सेक्शन था और एक स्टर्न सेक्शन था जो ज्यादा दूर नहीं थे। इस बात ने सबसे पहले तो गवर्नमेंट की उस बात को गलत साबित किया जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जहाज तूफान की वजह से ऊपर ही टूट गया है और उसके टुकड़े अलग-अलग समुद्र के अंदर जगहों पर जाकर बिखर गए हैं। लेकिन असली राज तो अभी खुलना बाकी था। 1997 में डीएफए के दबाव पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मलबे की तफसीली तस्वीरों के लिए दोबारा से मिशन फंड किया। इस बार आरओवी ने जहाज के हर टुकड़े, खास तौर पर उसके कार्गो हैच कवर्स और अगले हिस्से पर लैच फिटिंग की हजारों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। इन तस्वीरों ने जहाज के डूबने की सही वजह एक बेहिसाब तरीके से उजागर की। हैच कवर जो लोहे के बड़े टुकड़े थे वो बाहर की जानिब की बजाय बल्कि अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। ये साबित करता था कि जहाज पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पानी भर जाने के बाद ऊपर आने वाले जबरदस्त दबाव ने उसे तोड़ दिया है। इस बात ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए थे। मलबे के इस दरियाफ्त ने ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर कर दिया। उन्हें हादसे की तहकीकात दोबारा से करनी पड़ी और एमवी डर्बिशर्स की ये कहानी अब तूफान की नहीं बल्कि इंसानी गलतियों और इंजीनियर्स की लापरवाही की कहानी बन चुकी थी। मलबे की दरियाफ्त और तस्वीरों ने 20 साल पुराने राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। साल 2000 में हाईकोर्ट जज सर एंटोनी कोलमैन ने नए सिरे से की गई तहकीकात ने वो नतीजे दिए जिस पर खानदान इतने सालों से लड़ते आ रहे थे। डूबने की वजह सिर्फ तूफान नहीं था बल्कि जहाज के डिजाइन में छुपी हुई यह गलती थी। उस तूफान की जबरदस्त लहरों ने सबसे पहले जहाज के अगले हिस्से जिसे बो कहा जाता है इस पर लगे छोटे एयर पाइप्स के ढक्कनों को उखाड़ दिया था जो कि वेंटिलेशन के लिए होते हैं। इन ढक्कनों का डिजाइन बहुत ज्यादा कमजोर था। टूटे हुए पाइप्स के जरिए से पानी रुक रुक कर मगर मुसलसल जहाज के अगले हिस्सों में जमा होता रहा। यह पानी इतना था कि धीरे धीरे जहाज के बो पानी में नीचे डूबने लगा, यानी कि जहाज का अगला हिस्सा। जब बो नीचे हुआ तो जहाज की हिफाजत खत्म हो गई। एक आखिरी मैसिव वेव सीधे होल्ड नंबर 1 के हैच कवर पर पड़ी। क्योंकि जहाज पहले ही पानी में डूबा हुआ था तो इस लहर का दबाव इतना ज्यादा था कि लोहे का वो भारी भरकम हैच कवर अंदर की तरफ टूट गया। सेकंड्स के अंदर हजारों टन पानी होल्ड नंबर 1 में भर गया। इससे जहाज में एक ऐसी तेजी से स्ट्रक्चरल फेलियर शुरू हुआ जिसकी वजह से बाकी हैच कवर्स भी टूट गए। पूरा जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया और इतनी तेजी से डूबा कि क्रू को कोई सिग्नल भेजने का मौका ही नहीं मिला। जहाज समुद्र की तह तक पहुंचने से पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था। इस तहकीकात ने कैप्टन और क्रू को हर गलती से पूरी तरह से बेकसूर करार दे दिया था। एमवी डर्बिशर अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, इसकी कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि इस हादसे ने दुनिया की समुद्री तंजीम को मजबूर किया कि वो बल्क कैरियर जहाजों के डिजाइन में बड़े बदलाव करें। हैच कवर की मजबूती के नए सख्त कवानीन बनाए गए ताकि कोई भी जहाज लहरों को ज्यादा दबाव में आकर डूब न जाए। जहाजों के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को रेगुलर चेक करने के लिए कवानीन बनाए जाएं। एमवी डर्बिशर की इस खून खराबे वाली कहानी से बाकी तमाम नवल कंपनीज को इस बात का अंदाजा हुआ कि हमें जहाज के हैच कवर्स को कितना ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। एमवी डर्बिशर की कहानी से आगे होने वाले समुद्री हादसा काफी ज्यादा रुक गए थे क्योंकि उन्हें एक अहम फॉल्ट का पता लग गया था कि जिसे एक बहुत बड़ा जहाज सेकंडों के अंदर डूब सकता है और इस तरह इस जहाज की कहानी ने काफी ज्यादा आगे होने वाले समुद्री हादसा को बचा लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।